बेदर्दी से शादी बागाट, तुम मेरे घर में आई कहाँ से? और तुम्हारी लालची माँ भी क्या यही है? विश्वास की गुस्से भरी आवाज सुनकर सॉल उठ गई और उसने अंगड़ाई लेते हुए कहा, मिम्मी मुझे हक करो तो मैं अपनी आंखें खोलूंगी। सॉल ने मासूमियत से कहा, उसकी इस बात का बिल्कुल एहसास नहीं था कि वो इस वक्त गुनगुन के साथ नहीं बल्कि अपने पिता के सामने थी। मगर उसके कहने के बाद काफी देर तक जब किसी ने उसे हग नहीं किया तो उसने अपनी आंखें खोली। उसने मुलायम बिस्तर को देखा मगर उस बिस्तर पर उसकी माँ नहीं थी। ये देखकर वो हैरान हो गई और अपने सामने खड़े विश्वास को नीचे से लेकर ऊपर तक देखा। उसने कहा, अंकल, आप तो वही है ना जो मेरी माँ को गोद में उठा भी नहीं पाए थे। विश्वास ने कहा, लड़की, जबान संभाल कर बात करो। क्या तुम्हारी मम्मी ने तुम्हें नहीं सिखाया कि बड़ों से कैसे बात करनी चाहिए? उसकी डांट सुनकर सॉल डर गई तो विश्वास ने अपनी आवाज में नरमी लाते हुए कहा, अच्छा ये बताओ तुम यहाँ कैसे आई? क्या तुम्हारी माँ भी यहाँ है? सॉल ने कहा, मैं भी यही सवाल करना चाहती थी। अंकल बताइए, मेरी माँ कहाँ है और आप यहाँ कैसे आए मेरे कमरे में? विश्वास ने भवें उठाकर कहा, ये मेरा कमरा है और ये मेरा घर है और यहाँ मैं नहीं, तुम यहाँ बिन बुलाए मेहमान हो। तो बताओ ये सब क्या चल रहा है? कहकर उसने बिस्तर के नीचे झुक कर देखा, फिर अलमारी में देखा। वो देखना चाहता था क्या इसकी माँ वहां छुपी हुई है, मगर ऐसा नहीं था। कुछ ही देर में वो गुस्से से कमरे से बाहर निकला और उसने चिल्लाकर अपने घर के सभी नौकरों को इकट्ठा कर लिया और उसने कहा, यहाँ आओ सभी और इस बच्ची को धक्के मारकर इस घर से निकाल दो। नौकर ये सुनकर जल्दी से उस कमरे की ओर दौड़े और सोल को अपने साथ बाहर लेकर आए, मगर उनकी हिम्मत नहीं थी वो इतनी छोटी सी बच्ची को धक्के मारकर घर से निकाल दे। वहीं घर में इतना सारा शोर सुनकर मिसेस तेजस्वी आहूजा बाहर आई और उन्होंने कहा, क्या हुआ? तुम इतनी सुबह सुबह इतना शोर क्यों मचाए हुए हो? विश्वास और तुम सभी यहाँ क्यों खड़े हो? क्या तुम्हें काम नहीं है? नौकर ने उन्हें झुककर उन्हें प्रणाम किया और वो सभी अपने अपने काम करने चले गए। तभी तेजस्वी आहूजा की नजर सॉल पर गई जो कि सिर झुकाए खड़ी थी, मगर फिर भी उन्होंने उसका चेहरा देख लिया था, इसीलिए उन्होंने कहा, ये बच्ची कौन है? विश्वास बताओ, तुम इस बच्ची को हमारे घर में क्यों लेकर आए हो? तुम्हें तो बच्चों से नफरत थी ना? विश्वास ने तेजस्वी आहूजा की बात सुनकर कहा, यस दादी, आप जानते हो कि मुझे बच्चे बिल्कुल पसंद नहीं और ये लड़की यहाँ खुद घर में घुस आई है और आप ही अब इसे हमारे घर से निकालिए। तेजस्वी आहूजा ने कहा, तुम चिंता मत करो, मैं देखती हूँ। फिर उन्होंने सॉल की और देखते हुए प्यारी आवाज में कहा, बच्चे इधर आओ, मुझे तुमसे कुछ बातें जाननी है। उनकी आवाज सुनकर सॉल उनके पास गई। जब तेजस्वी आहूजा ने अपना चश्मा ठीक करके सॉल को देखा तो हैरान होकर विश्वास से कहा, ये क्या? ये बच्ची तो तुम पर गई है। विश्वास, क्या ये तुम्हारी और गुनगुन की बेटी है? आखिर तुम उसे ले आए, कितना अच्छा है, उसने इतनी सुंदर बेटी को जन्म दिया है। ये सुनकर विश्वास चौंक गया। वहीं सॉल ने ये सुनकर कहा, बूढ़ी दादी, क्या आप मेरी मॉम को जानती हैं? सॉल की बात सुनकर वो औरत हंसी और उसने सॉल के सिर पर हाथ फेरते हुए कहा, हाँ हाँ, अच्छे से जानती हूँ, वो मेरे पोते की पत्नी थी और ये खड़ूस आदमी तुम्हारा पिता है। उसकी बात सुनकर सॉल कुछ सोचने लगी, फिर उसने मुड़कर विश्वास की ओर देखा और कहा, क्या यही है वो कामचोर आदमी जो मेरी मम्मी का ख्याल नहीं रख पाया? ये बात सुनकर विश्वास ने गुस्से में उसकी ओर देखा और बोला, दादी माँ, तभी मुझे बच्चे पसंद नहीं, देखो कितना
बदतमीज होते हैं बच्चे। हूँ। ये सुन तेजस्वी आहूजा ने कहा, चुप करो, तुम भी कभी बच्चे ही थे, आसमान से नहीं टपके हो। पता नहीं दिमाग में क्या भरा हुआ है, हर वक्त गुस्सा करता रहता है। इसे बचपन में मुझे अच्छी तरह मार कर सीधा कर देना चाहिए था, मगर शायद मैंने इसे ज्यादा ही छूट दे दी। इतना कहकर उन्होंने एक आह भरी और फिर शॉल से कहा, अच्छा बेटा, तुम्हारा नाम क्या है? शॉल ने कहा, मेरा नाम शॉल है, ग्रेट ग्रैंडमा। काफी प्यारा नाम है, बताओ क्या तुम्हें भूख लगी? शॉल ने कहा, हाँ, मगर मैं मम्मा को मिस कर रही हूँ। ये सुन मिसेज आहूजा ने चिंता होकर कहा, तो क्या तुम अकेली ही यहाँ आई हो? गुनगुन कहाँ है? क्या हुआ, तुम्हें यहाँ पर छोड़कर चली गई है? शॉल ने नामे सर हिलाकर कहा, नहीं, मम्मा ने ऐसा कुछ नहीं किया। मैं रात को मम्मा के पास ही सोई थी, मगर अचानक मैं इस घर में कैसे आ गई मुझे नहीं पता। ग्रेट ग्रैंडमा, ठीक है, इसके बारे में तुम्हारे बाप देख लेगा। अभी तुम मेरे साथ चलो, मैं तुम्हें कुछ खाने को देती हूँ। इतना कहकर उन्होंने शॉल का हाथ पकड़ा और वो उसे वहां से ले जाने लगी। उसे एक बार मुड़कर विश्वास की ओर देखा, जो कि उसे गुस्से से घूर रहा था। तभी शॉल ने तेजस्वी आहूजा से पूछा, ग्रेट ग्रैंडमा, क्या इस कमजोर आदमी के अलावा भी आपके घर में और हैंडसम आदमी है? हाँ, मेरे और भी पोते हैं, मगर उन सब में विश्वास मुझसे सबसे प्यारा है। मगर तुम ये बात क्यों पूछ रही हो? उन्होंने पूछा। ग्रेट ग्रैंडमा, मुझे अपने अंकल से मिलना है। ये कहकर वो मुस्कुराई, क्योंकि उसके मन में कुछ और ही चल रहा था। वहीं घर से निकलते हुए विश्वास ने सोचा, जब तक शॉल इस घर में रहेगी वो कहीं और ही चला जाएगा। मगर उसे अभी शॉल से ये भी जानना था कि गुनगुन कहाँ है। मगर वो जानता था कि जिस तरह से उसे शॉल के साथ बिहेव किया है, उसके बाद शॉल उसे कुछ नहीं बताएगी। इसीलिए वो वहां से सीधा सिक्योरिटी रूम में गया और वहां जाकर उसने सीसीटीवी फुटेज देखने लगा, जिसमें उसने देखा कि रात को नैनतारा ही शॉल को अपनी गोद में लिए उसके घर में दाखिल हुई थी और उसने लॉक हुए रूम का भी दरवाजा तोड़ दिया था। ये देखकर विश्वास चौंक गया। उसने कहा, ये लड़की बहुत ही मिस्टीरियस है, मुझे देव को इसके बारे में आगाह करना होगा। ये सोचते हुए उसने रात की सीसीटीवी फुटेज देव को सेंड कर दी। साथ ही उसने मैसेज में लिखा, देख लो, ऑलरेडी वही कपड़े पहने हुए थे, इसका मतलब मैंने उसके साथ कुछ नहीं किया, तो मुझ पर शक करना बंद करो। देव ने उसके मैसेज का रिप्लाई किया, ठीक है छोड़े हुए आदमी, मैं अपनी पत्नी को संभाल लूंगा। ये मैसेज सेंड करके देव ने जब वो सीसीटीवी फुटेज देखी तो उसे यकीन हुआ कि सचमुच नैनतारा ने वो कपड़े आहूजा निवास में आने से पहले ही पहने हुए थे। अचानक वो अपनी साइड में बैठी नैनतारा की ओर झुका और उसने उसके दोनों हाथों को पकड़ लिया। नैनतारा कंफ्यूजन में उसे देखने लगी। देव ने अचानक अपने हाथों को नैनतारा के कंधों पर रखा और उसके कपड़े उतारने लगा। ये देख नैनतारा ठिठक गई और वो अपने हाथों से अपना बचाव करने की कोशिश करने लगी। ये आप क्या कर रहे हैं मिस्टर? देव ने उसके होठों पर उंगली रखते हुए कहा, तुम किसी और के दिए कपड़े नहीं पहन सकती, समझी? देव को लगा था कि जब नैनतारा अपने दोस्तों से मिलने गई थी तो तब उसे उस किसी दोस्त ने उसे ये कपड़े दिए होंगे। उसे नहीं पसंद था कि वो किसी और के दिए कपड़े पहने, चाहे वो लड़का हो या लड़की। इसीलिए उसने अपने हाथों को पीछे ले जाते हुए नैनतारा के ड्रेस के जिप को ओपन कर दिया। तभी नैनतारा ने उसके कान पर काट लिया। देव ने उसके ऐसे करने पर कोई रिएक्शन नहीं दिया, बस उसे मुस्कुराते हुए कहा, अब मुझे मेरी पत्नी के शौक के बारे में पता चल चुका है कि उसको काटने का मतलब होता है
कि वो मुझे चाहती है, बट वाइफी ये कार है, कोई हमें देख लेगा, तो इसीलिए पहले मुझे तुम्हें एक अच्छे प्लेस पर ले जाने दो। ये कहकर उसने कार का दरवाजा खोला। नैनतारा ने देखकर डर गई। उसने खुद से कहा, पता नहीं अब ये मिस्टर मेरे साथ क्या करने वाला है। पहले तो मेरे लिए मेरा मिशन कंप्लीट करना जरूरी था, इसीलिए मैंने इनके साथ नजदीकियां बढ़ाई। मगर अब मैं क्या करूं, हालांकि ये बहुत हैंडसम है और इनकी मसल भी काफी स्ट्रांग। इनकी आंखें आंखें तो ऐसी हैं जैसे कोई चमकता पत्थर, होंठ ऐसे हैं जैसे कि चिंगम कि बस चबाती जाऊं। मगर इन सब के होने का क्या फायदा जब मुझे यहाँ से जाना ही है। तो नैनतारा, तुझे मजबूत बनना होगा और इस मिस्टर के चुंगल से छूटना ही होगा। हूँ, वो ये सब सोच ही रही थी, तभी उसने महसूस किया कि देव के होंठ हिल रहे थे। वो उससे काफी देर से सवाल किए जा रहा था, मगर वो ख्यालों में डूबी हुई थी। इसीलिए देव ने उसके कंधे पर हाथ रखा। उसके ऐसे करते ही नैनतारा की सिल्क ड्रेस उसके कंधे से नीचे आ गई। देव ये भूल गया था कि उसने उसको ड्रेस की जीप को ओपन कर दिया था, जिसकी वजह से ये होना लाजमी था। वहीं नैनतारा ने अपनी ड्रेस को संभालते हुए देव को गुस्से से देखा। आई एम सॉरी, इतना कहकर उसने नैनतारा की नेक पर चूम लिया, जिससे अचानक नैनतारा का गुस्सा शांत हो गया और उसने कहा, मिस्टर, जब मेरे करीब आते हैं तो क्या मैं खुद को पिघलता हुआ महसूस करती हूँ। उनसे दूर जाकर मेरा क्या होगा? क्या मैं उन पलों को याद करूंगी? मगर मुझे लगता है कि वो पल काफी नहीं थे। लगता है मुझे कुछ नई यादें बनानी चाहिए। ये सोचकर वो मुस्कुराई और उसने देव के कपड़े को पकड़ते हुए अपने पैर कार के बाहर कर देव के चारों ओर लपेटते हुए कहा, मुझे भूख लगी है मिस्टर। नैनतारा की बात सुनकर देव उसे कुछ नहीं कहा। उसने बस उसकी पतली टांगों को खुद से दूर किया और उसे अपनी बाहों में लेकर उसे कार की बैक सीट पर ले गया। उसने नैनतारा को वहां पर लिटाया और बैक सीट का दरवाजा बंद कर खुद ड्राइविंग सीट पर आ गया। नैनतारा ने देखा कि कार की बैक सीट जरूरत से ज्यादा बड़ी थी, बिल्कुल एक छोटे कमरे की तरह। उसे एक आरामदायक बिस्तर भी था। वहीं रैक पर उसके लिए कई ड्रेसेस और फुटवेयर भी थे। देव ने बीच का पार्टीशन हटाते हुए उससे कहा, अगर चाहती हो कि मैं तुम्हें पनिश ना करूं तो जल्दी से ये कपड़े बदल लो। इतना कहकर उसने कार स्टार्ट की। कुछ ही देर में वो सनशाइन विला पहुंच के देव ने नैनतारा को वहां छोड़ा और ऑफिस के लिए निकल गया। ऑफिस बिल्डिंग जाने के लिए जब उसने लिफ्ट ली, तभी उसके फोन पर हेड बटलर का कॉल आया कि नैनतारा भाग चुकी है। ये सुनकर देव परेशान हो गया। उसने वापस जाने के लिए लिफ्ट बटन प्रेस किया। लिफ्ट के रुकते ही वो बाहर निकलकर तेज कदमों के साथ चलने लगा। तभी उसने देखा कि सामने से विश्वास आ रहा था, जिसे अपनी पीठ पर एक बैग लिया हुआ था और दो बैग उसके हाथों में थे। देखकर देव ने कंफ्यूजन में पूछा, ये सब क्या है? विश्वास ने कहा, उस बदतमीज बच्ची ने मेरा घर पर कब्जा कर लिया, इसीलिए अब मैं तुम्हारे ही सहारे हूँ। देव, मेरे इकलौते प्यारे दोस्त, क्या तुम मेरी मदद नहीं करोगे? देव ने अपनी आईब्रो अप करते हुए कहा, तो क्या तुम चाहते हो कि मैं तुम्हें ऑफिस में रहने दूं? बट सॉरी मिस्टर आहूजा, ये आपके लिए कोई रूम अवेलेबल नहीं है। विश्वास ने कहा, ठीक है, तो मैं तुम्हारे घर जा रहा हूँ। आई एम श्योर वहाँ कोई रूम तो मेरे लिए खाली होगा। देव ने उसकी बात सुनकर कहा, ठीक है, मगर इसके लिए तुम्हें किराया देना होगा।
विश्वास ने चौंकते हुए कहा, तुम अपने दोस्त से रेंट लोगे? देव ने कहा, हाँ रेंट, मगर ये रेंट थोड़ा डिफरेंट है। ये कहकर देव ने विश्वास को नीचे से लेकर ऊपर तक देखा। विश्वास ने अपनी आंखें को छोटी करते हुए कहा, क्या तुम चाहते हो कि मैं तुम्हें रेंट के बदले सेटिस्फाइड करूं? देव को उसकी इस तरह की बातें सुनकर गुस्सा आ रहा था, इसलिए उसने कहा, अच्छा होता कि मैं उस दिन बीच में नहीं आता और वो गोली तुम्हारे हाथ की बजाय दिमाग को चीर कर निकल जाती। देव, क्या तुम अपने इस दुखी और बेघर दोस्त के साथ ऐसा करोगे? इतना कहकर उसने देव की ओर देखा तो उसने पाया कि देव उसे एक डेविल लुक देख रहा है, इसीलिए उसने अब थोड़ा सीरियस होकर पूछा, क्या चाहते हो तुम? तुम्हें सनशाइन विला में रहकर मेरी वाइफ नैनतारा पर नजर रखनी होगी, देव ने कहा। उसकी बात सुनकर विश्वास ने कहा, ये काम तो मैं ऑलरेडी कर रहा हूँ, तुम्हें ये कहने की तो कोई जरूरत नहीं है मेरे दोस्त। ये सुन देव ने कहा, अच्छा तो तुम्हें पता है कि नैनतारा इस वक्त कहाँ है? विश्वास ने कहा, ऑफ कोर्स वो इस वक्त सनशाइन विला में होगी। ये सुन देव ने कहा, नहीं, वो वहाँ काफी टाइम पहले भाग चुकी है। क्यों? विश्वास चौंका। न जाने कल उसे क्या हो गया है, ऐसा नाटक कर रही है कि जैसे वह भूल गई हो। शायद उसे फिर से कुछ हुआ है, मैं उसे ढूंढने जा रहा हूँ। इतना कहकर देव वहां से निकलकर अपनी कार की ओर गया। कार में बैठ तो गया, मगर उसने कार को स्टार्ट नहीं किया, क्योंकि उसे समझ नहीं आ रहा था कि अब वो नैनतारा को ढूंढेगा। तभी देव के फोन पर दोबारा उसी बटलर का कॉल आया। देव ने उससे पूछा, क्या वो वापस आ गई है? बटलर कहा, नहीं छोटे मालिक, मालकिन घर नहीं आई। मैंने तो आपको ये बताने के लिए कॉल किया था, यहाँ एक लड़का आया था और छोटी मालकिन को वहीं अपनी पीठ पर बैठाकर यहाँ से ले गया था। बटलर ने ये सुनकर देव तन बदन में जैसे आग लग गई हो। बटलर ने जब दूसरी ओर से कोई आवाज नहीं सुनी तो उसे लगा कि देव उनके ये बात पहले ना बताने पर गुस्सा न करे, इसीलिए उसने कहा, छोटे मालिक, ये बात सिक्योरिटी गार्ड ने अभी मुझे बताई थी। उसने मालकिन को रोकने की कोशिश भी की थी, मगर मालकिन उस लड़के के साथ चली गई। दोबारा किसी लड़के का जिक्र सुनकर देव ने कॉल काट दिया। वहीं दूसरी ओर जो नैनतारा को सनशाइन विला से ले गया था, वो दरअसल कोई नहीं बल्कि रामलाल था। उन दोनों के पास कोई कार वगैरह नहीं थी, इसीलिए वो दोनों पैदल ही उस लोकेशन पर जा रहे थे जहां उनके मास्टर ने उन्हें जाने के लिए कहा था। रोहन इस वक्त उनके साथ नहीं था, क्योंकि नैनतारा ने उसे कहा था कि वो गुनगुन से अपने प्यार का इजहार कर दे। नैनतारा की बात मानकर रोहन ने इजहार तो कर दिया था, मगर शायद ये वक्त ठीक नहीं था, क्योंकि गुनगुन सॉल के गायब होने पर पहले ही काफी परेशान थी और उसने सीधे ही रोहन को रिजेक्ट कर दिया होगा। नैनतारा यही चाहती थी कि गुनगुन रोहन को ना कर दे, ताकि रोहन जल्दी ही उससे उभर पाए, क्योंकि गुनगुन वो लड़की थी जो आज भी छुप छुप कर विश्वास को देखने जाया करती थी। रोहन जब अपना दिल टूटने पर बार बार नैनतारा को कॉल कर रहा था, उसे और रामलाल को नैनतारा ने ही फोन खरीद कर दिए थे, इसीलिए उन्हें अभी फोन करने के अलावा फोन का कोई इस्तेमाल करना ही नहीं आता था। वहीं नैनतारा उसका कॉल आंसर ही नहीं कर रही थी। उसने रामलाल को भी कॉल ना आंसर करने की हिदायत दी। अब दोनों ने फोन ही बजे जा रहे थे और वो दोनों सड़क किनारे शांत खड़े थे। तभी एक कार आई जिसमें उन दोनों को लिफ्ट दे दी और वो दोनों आखिर में अपनी मंजिल तक पहुंच ही गए। उनके सामने एक बहुत ही आलीशान घर था।
उन दोनों की सिक्योरिटी गार्ड अंदर जाने दिया। अंदर जाकर वो दोनों एक बेहद खूबसूरत गार्डन की ओर बढ़ गए। तभी उन्हें गार्डन की एक बेंच पर एक औरत बैठी दिखी। वो दोनों औरत के पास गए। नैनतारा ने रामलाल की ओर देखा तो रामलाल ने कहा, मास्टर ने मुझे बताया था कि इस औरत ने अपना बेटा खो दिया है, जिसकी वजह से ये अपना मानसिक संतुलन खो बैठी है। मुझे इनके बेटा बनकर रहना होगा। ये कहकर रामलाल उस औरत के पास गया और उसने घुटने टेक कर उस औरत के सामने बैठ गया। उस औरत ने रामलाल को देखा और कहा, मेरा बेटा देव, वो तुम्हारे जितना ही बड़ा हो गया होगा ना? क्या वो सुंदर दिखता है? रामलाल ने कहा, मैं ही आपका बेटा हूँ। ये सुनकर वो औरत खड़ी हो गई। उसने अपने एक हाथों से बालों के पीछे किया। उसके चेहरे पर काफी झुर्रियां थी, मगर फिर भी उसके फेशियल फीचर्स काफी अच्छे थे। वहीं जब नैनतारा ने उसका चेहरा देखा तो वो हैरानी से 2 कदम पीछे चली गई, क्योंकि उसे उस औरत का चेहरा देव से काफी मिलता जुलता लगा था। तभी उसे एक और चीज याद आई कि उस औरत ने देव नाम बोला था। चीजों को समझने की कोशिश करते हुए नैनतारा ने खुद से कहा, क्या ये औरत देव की माँ है? मगर मैंने तो सुना है देव की माँ एक एक्ट्रेस थी और वो मर चुकी है। तो क्या मैंने जो सुना वो सब झूठ था? मुझे इस सब के बारे में पता करना चाहिए। नहीं, मैं ये नहीं कर सकती क्योंकि ये रूल्स के खिलाफ होगा। इसीलिए मैं चाहकर भी ऐसा नहीं कर सकती। अब मेरे पास एक अच्छा मौका है यहाँ से भाग जाने का। ये सोचते हुए वो गार्डन से बाहर निकली। उसने पहले लगा था कि जिन लोगों की जिंदगी में खुशियाँ नहीं होती, जो खुशियों के लिए तरसते हैं, वो कभी किसी का बुरा नहीं करते। मगर अब उसे देव को देखकर ये बात गलत लगने लगी। यहाँ तक कि अब उसे देव से नफरत होने लगी थी, क्योंकि उसे लगता था कि देव पैसे और पावर के लिए अपनी ही फैमिली को बर्बाद कर देना चाहता था। मगर वही नैनतारा को देव के असली मकसद के बारे में कोई अंदाजा ही नहीं था। वो तो बस देव की जिंदगी से जाने का फैसला कर चुकी थी, मगर देव से भागना शायद उसके लिए अब नामुमकिन होने वाला था, क्योंकि गार्डन से निकलते उसके सामने एक पप्पी आ गया, जिससे डरकर नैनतारा भागने लगी। उसके पीछे वो पप्पी भी भागने लगा। तभी उसके लॉकेट से एक रोशनी निकलने लगी। वहां बजाज टेक्सटाइल की ऑफिस बिल्डिंग के सामने खड़े देव की कार में रखा वो डिवाइस वाइब्रेशन हुआ। इसे देव को नैनतारा की लोकेशन मिल गई। ये देख देव मुस्कुराकर खुद से बोला, मुझसे दूर भागना इतना आसान नहीं है मिसेस बजाज। इतना कहकर उसने कार स्टार्ट किया और कुछ ही देर में वो उस शानदार विला के अंदर घुस आया। वो ऑफिस सूट पहनकर कार से बाहर निकला। देव सामने देख नैनतारा उसकी ओर दौड़ी और जाकर देव के गले जा लगी। देव ने जब देखा कि नैनतारा थी तो उसने उसे कसकर गले लगा लिया। मुझे माफ कर दो मिस्टर, मुझे घर से भागना नहीं चाहिए था, नैनतारा ने कहा। तभी देव ने मुस्कुराकर कहा, आखिर तुम पकड़ी गई। देव की यह बात सुनकर नैनतारा अचानक उससे दूर हुई। देव ने उसका हाथ पकड़ा और उसे अपनी गोद में उठा लिया। वहां से जाने लगा। तभी उसके मन किया कि वो एक बार मुड़कर उस बूढ़ी औरत को देखे, इसीलिए वो मुड़कर उसे देखने लगा। तभी नैनतारा ने अपना हाथ उठाया और उसकी आंखों को ढक दिया। ऐसा करके उसने खुद से कहा, हमारे क्लाइंट की गोपनीय बनाए रखना हमारी जिम्मेदारी है, इसीलिए मैं देव को उनसे देखने नहीं दे सकती, उन्हें देख ना पाए। इसीलिए ही तो मैंने देव को ना चाहते हुए भी गले लगाया और अपने भूलने के नाटक को खुद ही पर्दाफाश करना पड़ा। वहीं जब देव अपनी
आंखों पर नैनतारा के हाथों को पाया तो उसने मुस्कुराते हुए उसके हाथों को हटाया और बोला, ये क्या था? नैनतारा ने उसका सवाल सुन बहाना बनाते हुए कहा, मुझे पसंद नहीं कि आप मेरे अलावा किसी और लड़की को देखें स्वामी। नैनतारा से यह सुन देव एकदम खुश हो गया। उसने अब डिसाइड किया कि वो अपनी प्यारी वाइफ को एक पल के लिए भी खुद से दूर होने नहीं देगा। इसीलिए उसे अपने ऑफिस ले आया। मीटिंग रूम में इस वक्त पीआर डिपार्टमेंट की मीटिंग चल रही थी। सभी एम्प्लॉयज उन दोनों को देख रहे थे। पिछली बार मीटिंग में जो हुआ सबके कानों तक पहुंच चुका था, इसीलिए देव के डर से बस मूर्ख दर्शक की तरह बैठे रहे। विश्वास जो कि प्रेजेंटेशन दे रहा था, देव के आने पर वो मुस्कुराया। देव ने नैनतारा को वहां रखी एक कुर्सी पर बिठाया और वो अब जाकर खुद प्रेजेंटेशन देने लगा। वहीं विश्वास नैनतारा के पास आया, उसे उसके खाने के लिए स्नैक्स वगैरह दिया। नैनतारा चुपचाप कुछ देर स्नैक्स खाते हुए प्रोजेक्ट की ओर देख रही थी। तभी उसके दिमाग में ना जाने क्या आया और उठकर उस बड़ी सी टेबल के पास गई जहां पर प्रोजेक्ट रखा था। उस टेबल के ऊपर बैठ गई। ये देखकर तो मीटिंग में आए एम्प्लॉयज उठ खड़े हुए। देव उन लोगों से कहा, मीटिंग इज ओवर, नाउ यू कैन लीव। उसके इतना कहते ही एम्प्लॉयज वहां से चले गए। वहीं विश्वास मुस्कुराते हुए देव को देख रहा था। वहीं देव नैनतारा के पास आया और उसने कहा, ये क्या था? नैनतारा ने कहा, मुझे नींद आ रही है तो मैंने सोचा कि मैं यहाँ पर सो जाती हूँ। क्या ये अच्छी जगह नहीं? क्या मैं यहाँ नहीं सो सकती मिस्टर? ये सुन देव ने उसका हाथ पकड़ा और कहा, तुम्हें सोना है ना तो मेरे साथ चलो। इतना कहकर उसे वहां से अपने केबिन में ले गया और उसने केबिन में सटा हुआ एक रूम था जिसमें उसकी जरूरत की सारी चीजें थी। पूरी रात जागने की वजह से वो भी काफी थक चुका था, इसीलिए उसने अंदर आकर नैनतारा को बिस्तर की ओर फेंका और नैनतारा को हल्का सा शरीर बिस्तर पर जा गिरा। देव अपनी टाई लूज करते हुए नैनतारा के पास आया। नैनतारा डरते हुए कहा, ये तुम क्या कर रहे हो? देव ने कहा, कल रात तुम्हारी वजह से मैंने 1 मिनट के लिए भी रेस्ट नहीं किया तो मुझे लगा अब मुझे रेस्ट कर लेना चाहिए। इतना कहकर उसने अपना ओवरकोट उतारा और अपने शर्ट के 3-4 बटन खोलकर बिस्तर पर आ गया। दोस्तों, उम्मीद करती हूँ आपको हमारी कहानी पसंद आई होगी। कहानी पसंद आई हो तो लाइक करें, चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं जिससे मेरी वीडियो की फ्री नोटिफिकेशन आप तक पहुंचती रहे। और हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं आपको ये कहानी कैसी लगी। धन्यवाद दोस्तों।